कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे होंगे जिनको इस का मतलब अभी भी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज दिस 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। एक बार मैं और बता देता हूँ। 5 आई कैप एंड 10 जे कैप, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ पी बार। पी को हमने ऐसे स्प्लिट करके दो कंपोनेंट्स में लिखा है। 5 आई कैप is a component along x-axis, 10 j cap is a component along y-axis। ठीक है। 5 i cap मतलब ये जो कंपोनेंट है वो 5 टाइम्स यूनिट वेक्टर को लेके बनता है। 5 i cap, इससे आपको समझना है ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 5 है और जो दूसरा कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड 10 है। इस 5 एंड 10 आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू कंपोनेंट। ठीक है। So, अगर मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए डायग्राम बनाऊं, फॉर इफ आई शो दिस पी बार ऑन द डायग्राम, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है। लेट्स से दिस इज पी बार। ये पी बार है। टुडे वी वांट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन पी बार एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है। Let's say theta is the angle between p bar and x axis. This theta we want to calculate. ठीक है। अब देखो ये अगर आप ऐसे बनाओगे, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ द p। ये p का x कंपोनेंट है जो गिवन है 5 i कैप। ये जो वेक्टर है इसको आप 5 i कैप लिख सकते हो। और ये जो है दूसरा y कंपोनेंट होगा जो p का, दिस इज y कंपोनेंट, इट इज 10 j कैप। 10 j कैप मतलब इसका मैग्नीट्यूड 10 है। ओके तो इसका मैग्नीट्यूड 10 है मतलब इस एरो का जो लेंथ है दैट विल बी 10 और ये जो एरो है इसका जो लेंथ है दैट वुड बी 5। ठीक है। रियल में 5 और 10 मत बना, लेकिन एक्चुअली इट शुड बी 5 एंड एक्चुअली इट शुड बी 10। हम लोग उसको ड्रॉ नहीं करते 5 और 10 सच में, बट ऐसे अज्यूम करते हैं कि इसका लेंथ रियली 5 होगा और इसका लेंथ रियल में 10 होगा। ठीक है। बहुत इजी है अभी। अब देखो इफ यू वांट टू फाइंड दिस थीटा, यहाँ पे आप 10 थीटा अप्लाई करो। अप्लाई 10 थीटा। 10 is always opposite side upon adjacent side. So theta का जो opposite side है, look at this. This is opposite side. It is equal to 10 in the length. और adjacent side जो है इसका वो 2 है. Adjacent side is 2. 10 upon 5. Sorry, adjacent side is 5. 10 upon 5 become 2. So 10 of theta is 2. हमें थीटा कैलकुलेट करना है तो 10 उस तरफ चला जाएगा। शायद आपने मैथ्स में सीखा होगा कि थीटा जब उस तरफ, सब 10 आपने उस तरफ शिफ्ट किया तो उसको 10 इनवर्स लिखते हैं। वी कैन राइट दिस वे, 10 उस तरफ जाके 10 इनवर्स लिखा जाता है ऐसा। ठीक है। आगे चल के आप फिजिक्स और इवन मैथमेटिक्स में ये सीखोगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। राइट नाउ वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर, हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। 10 इनवर्स ऑफ 2। ठीक है। थीटा इज दिस मच। 10 उस तरफ जाके 10 इनवर्स हो जाता है। 10 इनवर्स मतलब 10 पावर -1 ऐसा लिखा जाता है जस्ट। 10 इनवर्स ऑफ 2 विल गिव यू द एंगल। तो ध्यान से समझो इसको। ठीक है। सो ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 i कैप प्लस 10 j कैप, दैट मींस x कंपोनेंट इज 5, y कंपोनेंट इज 10। ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। क्लियर है ये? हाँ, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स सी नाउ, स्टूडेंट्स चलो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसमें हमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर, बट इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस न्यूमेरिकल्स। थोड़ा एक अलग टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, राइट ऑन। calculate the resultant vector of following three vectors. Calculate the resultant vector of following three vectors. लिखा आपने? ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया, हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। अब एक डायग्राम आपको गिवन है, सी दिस डायग्राम केयरफुली। इट्स ईस्ट,
ये वेस्ट है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा लिखना है. आफ्टर दैट दिस इज अ मिडिल पॉइंट. ठीक है, मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल फोर. यहां से इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, ठीक है, इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन दिस इज अ वेक्टर. its magnitude of this vector is 5. Okay, then in the eastern direction there is a vector, the magnitude of this vector is 7. Okay, और उसके बाद after this there is a vector in this direction. यहाँ पे ऐसा कुछ है ये vector. The magnitude of this vector is 5 root 2. Okay, और साथ में ये given है that साथ में ये given है that ये जो 5 root 2 vector है ना, 5 root 2 is the last vector. It is in southwest direction. यहाँ पे लिख देता हूँ 5 root 2 is in southwest direction. अब हमको रिजल्ट निकालना है. सी रिजल्ट निकालना है. ठीक है, अब आपको लगेगा यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, तो पॉलीगॉन लॉ कैन बी यूज्ड. पॉलीगॉन लॉ से कर सकते हो, यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर बाय पॉलीगॉन, बट उसके लिए आपको क्या होगा, उस जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका बराबर आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा. यू विल नॉट बी एबल टू गेट द डायरेक्शन प्रॉपर्ली. पॉलीगॉन लॉ से कर सकते हैं, बट उससे एक इजियर मेथड है. वन मोर इजियर मेथड इज देयर. सी द अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस. बिना पॉलीगॉन लॉ के इसको कैसे करेंगे? सी पहले मैं ये समझा देता हूँ. 5 root 2 is in southwest direction. Southwest मतलब it is exactly going, this 5 root 2 is exactly going between south and west. साउथ और वेस्ट के एकदम बीच में से जा रहा है. अगर ये एकदम बीच में से जा रहा है, बिटवीन साउथ एंड वेस्ट एग्जैक्टली इट इज गोइंग. सो वेस्ट डायरेक्शन से, दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री, वेस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री डाउनवर्ड 5 root 2 का डायरेक्शन होगा. दैट मींस आई कैन से दैट दिस एंगल मस्ट बी 45 डिग्री. है ना, दिस एंगल मस्ट बी 45 डिग्री. समझा ये? देखो, अगर कोई वेक्टर है जो एग्जैक्टली साउथ और वेस्ट के बीच में है, इट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ साउथ एंड वेस्ट, उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट. अभी एग्जैक्टली बीच में से जा रहा है, तो ये कैसे होगा? फ्रॉम वेस्ट साइड इट विल बी 45 डिग्री अवे, एंड फ्रॉम साउथ साइड आल्सो इट विल बी 45 डिग्री अवे. इसलिए ये वेस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री पे नीचे होगा ऐसे. ठीक है, सो इट इज 45 डिग्री. अब एक काम करो, सी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन में आई विल टेक द y एक्सिस. ऊपर के डायरेक्शन में मैंने y एक्सिस ले लिया. सो ये जो वेक्टर है ना 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 j कैप. इसको j कैप के टर्म्स में लिखा है 5 j कैप. ओके, और इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन लेट्स टेक x एक्सिस. अगर ये डायरेक्शन में x एक्सिस है तो 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 i कैप. This direction is x axis and the vertical above direction is y axis. अब क्या करो, ये जो 5 root 2 है, ध्यान से देखो 5 root 2 को. 5 root 2 is not in the x direction, it's not even in y direction. 5 root 2 बराबर नहीं है एक particular direction में. So it's better what we will do, we will resolve this 5 root 2 into 2 components. Let's resolve this 5 root 2 into 2 components. So इसके जो दो components होंगे ना 5 root 2 के, that I am drawing. See, components कुछ ऐसे होंगे. See, it's approximate हमने बनाया है. These are the two components of 5 root 2. ये दोनों components हैं. अब देखो यहाँ पे 45 डिग्री है. So ये जो component होगा which is near to 45 degree, it will be 5 root 2 cos 45. और ये जो component है
जिसके नियर 45 नहीं है, दिस कंपोनेंट, इट विल बी 5√2 sin 45. अब आपको sin 45 की वैल्यू पता है, इट्स 1/√2. √2 कैंसिल हो जाएगा व्हेन यू पुट साइन वैल्यू, इट विल बी जस्ट 5. ये कंपोनेंट 5 है. सिमिलरली यहाँ पे cos 45 की वैल्यू डालो, इट इज ऑल्सो 1/√2. दिस कंपोनेंट विल बी ऑल्सो बी 5. ठीक है. सो मैंने क्या किया, 5√2 को रिजॉल्व किया इनटू 2 कंपोनेंट्स. अब ध्यान से देखो, ये जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये देखो नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है, दिस कंपोनेंट इज अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन, तो इसको लिखेंगे -5j कैप, -5j कैप. और ये जो कंपोनेंट है, इट्स गोइंग अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव x की तरफ जा रहा है ना, तो इसको लिखेंगे -5i कैप. देखो -i कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव x एक्सिस. ठीक है, नेगेटिव x एक्सिस पे -5i कैप होगा. देखिए जैसे आपने इसको 7i कैप लिखा, इट इज दिस वे, तो ये डायरेक्शन में जो होगा लाइक दिस, इट विल बी -5i कैप. तो ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, ये जो 5√2 है, इसको रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में. ठीक है, -5i कैप और -5j कैप. ठीक है. सो अब ये जो मेन वेक्टर है 5√2, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, इसके दोनों कंपोनेंट्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया. ना लुक हियर, ये देखो, ये है +5j कैप और ये है -5j कैप. ये दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. +5j कैप एंड -5j कैप को आप कंबाइन करो तो इट विल बी 0 ना, कैंसिल हो जाएंगे. बाकी देखो, बाकी बचता है 7i कैप एंड -5i कैप. क्या बचता है, 7i कैप एंड -5i कैप. देखो 5j एंड -5j दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दीज टू अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे. 7i कैप एंड -5i कैप, ये वाला जो है, दोनों मिलके क्या बनेगा, इट विल बी 2i कैप. 7 और ये 5 भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 7 विल बी सबट्रैक्टेड विद 5, रिमेनिंग विल बी 2 ना, +2i कैप आएगा. इट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, ये इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट है. ठीक है, तो डायग्राम अगर आप अच्छे से बनाओगे तो समझ आएगा. ठीक है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर 2i कैप है. ठीक है, देखो आई थिंक समझ गया होगा. फिर भी अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, एक सिंपल बात बता देता हूँ. थिंक ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, देन 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, देन ऐसा है 5√2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट. इसको रिजॉल्व किया, ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है. आप ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे आ जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा ना. दिस 5j कैप विल बी नलिफाइड बाय -5j कैप. ठीक है, रिजल्टेंट विल बी जस्ट 2i कैप. ठीक है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था इसमें, यू हैव टू रिजॉल्व द 5√2. क्लियर? ओके, ठीक है, ओके, फिनिश इट फास्ट. ओके, सही. कल मैंने आपको एक और चीज बोली थी, मैंने आपको कल ये कहा था कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग क्यों करते हैं. फिजिक्स के काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की नीड रहती है, जैसे मैंने कहा था कल. मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स भी हैं फिजिक्स में जिसमें अगर आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं अप्लाई करोगे तो आपको कभी आंसर निकल ही नहीं पाएगा. यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत जरूरी है. और मैंने उसके बाद कहा था कि आई विल गिव यू वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दैट, बट आई डिडंट गिव यस्टरडे. आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ ऑफ रेजोल्यूशन. इस एग्जांपल में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर ये रेजोल्यूशन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा. वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स सी वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. ध्यान से देखो. सी, फिजिक्स में ना एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में वो चीज यूज होती है. वो एक चीज है इंक्लाइंड प्लेन. इट्स अ वर्ड दैट यू माइट बी फेमिलियर, लेकिन आगे चल के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये यूज होने वाला है. इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? इफ आई एम हैविंग अ सरफेस लाइक दिस,
इफ सपोज हमारे पास ऐसी कोई सरफेस है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं कि ये स्लांट सरफेस है, इट इज स्लोपी। यहाँ पे आप कोई चीज रखोगे तो वो नीचे सरक के आ जाएगी। सच सरफेस इज नोन एज इंक्लाइन सरफेस और इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ठीक है। सपोज आपने ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, वुड से या मेटल से आपने ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना लिया, इसके ऊपर आप कोई चीज रखो तो वो खिसक के नीचे आ जाएगी। तो सच स्ट्रक्चर इज नोन एज इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, नाउ लुक एट दिस एंगल, ये एंगल देखो, दिख रहा है ये थीटा एंगल। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये थीटा एंगल है ना, इट्स ऑलवेज नेम्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इट्स नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ना सपोज ये जो आपने इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ किया है, इसके ऊपर हमने सपोज एक बॉडी रख दिया, वी कीप वन बॉडी ऑन दिस। ये देखो बॉडी रख दिया हमने, ठीक है। अभी बॉडी ऐसे देखा होगा आपने, कभी कभी नीचे सरकती भी है, कभी कभी नहीं सरकती है। समटाइम इट डज नॉट फॉल डाउन, समटाइम इट फॉल्स, ऐसा होता है। ठीक है, सपोज ये बॉडी नीचे नहीं गिर रही है, इट इज नॉट फॉलिंग डाउन, तो उसका रीजन एक्चुअली होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको रोक के रखता है। यू माइट हैव हर्ड द वर्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन विल होल्ड दिस ऑब्जेक्ट। सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉलिंग डाउन, इट इज नॉट फॉलिंग डाउन। अब क्या करो, यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये एंगल इंक्रीज करो, मतलब ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, ऐसे इंक्लाइन प्लेन को ऐसे करो, मेक इट दिस वे, इंक्रीज द इंक्लाइन प्लेन। जैसे जैसे आप इस एंगल को इंक्रीज करेंगे ना, यू विल ऑब्जर्व दैट एट वन पर्टिकुलर एंगल ये गिरना शुरू कर देगा। ऐसा होता है कि नहीं? एज यू इंक्रीज द थीटा एंगल, एज यू टेक इट अपवर्ड्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके थीटा एंगल इंक्रीज करो। एज यू इंक्रीज थीटा एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल पे ये गिरना शुरू कर देगा। ऐसा देखा है आपने? देखा है एनीबॉडी? एज यू इंक्रीज द एंगल दिस थीटा, गिरना शुरू करेगा, बराबर है? हाँ, ठीक है। सो स्टूडेंट, आपने ये चीज देखी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर एंगल पे ये गिरना शुरू करता है। सपोज आज मुझे ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है। आई वांट टू अंडरस्टैंड टुडे व्हाई एक्चुअली दिस हैपेंस। ठीक है, ये हमारे आसपास होता रहता है, तो ये ऐसी चीज हमारे आसपास होती है, इसको मुझे आज समझना है कि ऐसा क्यों होता है। अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स अराउंड यू इज नथिंग बट फिजिक्स। तो आज मुझे ये समझना है कि नीचे क्यों गिरता है एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। दिस ब्लॉक विल बी अट्रैक्टेड डाउन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी ना, लाइक दिस। अब देखो, हाउ मच इज द ग्रेविटेशन फोर्स, शायद आपको उतना नहीं पता, वो आगे के चैप्टर्स में आएगा। सपोज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को चलो मैं एफ लिख देता हूँ। दिस एफ डिनोट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और दूसरा मैंने कहा था कि फ्रिक्शन होता है। अगर ये बॉडी नीचे सरकने का ट्राई करेगा ना, इफ इट इज ट्राइंग टू गो डाउन, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन विल ट्राई टू प्रिवेंट इट। फ्रिक्शन ऐसे एक्ट होगा, दिस वे। फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर ऐसे एक्ट होता है। फ्रिक्शन भी आपको इतना शायद नॉलेज नहीं होगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है। फ्रिक्शन फोर्स को चलो मैं काम करता हूँ, आई एम राइटिंग फ्रिक्शन फोर्स एज F1। F1 is a friction force and F is a gravitational force, ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है। अब एक सच बात बताता हूँ, ये ट्रू है कि एंगल इंक्रीज करने पे, ऑन इंक्रीजिंग दिस एंगल, फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इंक्रीज नहीं होते हैं। फ्रिक्शन फोर्स डू नॉट इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द थीटा, ठीक है। ग्रेविटी जिस फोर्स से इसको खींचेगा वो फोर्स थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। इवन फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। ये दोनों फोर्सेस पता है कांस्टेंट है। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे ही ये गिरता है? व्हाई दिस हैपेंस? तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट रिजॉल्विंग अ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बिना इसको देखो समझना बहुत मुश्किल है। यू विल नेवर अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट फॉल्स एट पर्टिकुलर थीटा। मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस मैंने शो किए हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन,
बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दोनों थीटा पे डिपेंड नहीं करते हैं, दोनों कांस्टेंट है। सो ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर थीटा पे ये चीज गिरती है, ठीक है। और ये सब समझना बहुत डिफिकल्ट है विदाउट रिजॉल्विंग अ वेक्टर। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिजॉल्व वन वेक्टर। रिजोल्यूशन कैसे करते हैं वो मैं अभी समझा देता हूँ यहाँ पे। सी इट्स एन इंक्लाइन प्लेन ना, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो आगे के चैप्टर्स में भी बहुत काम आएगी। विल टेल यू दिस पॉइंट, ये आगे के चैप्टर्स के लिए भी याद रखना। इंक्लाइन प्लेन पे पता है आपको एक ही तरीके से रिजोल्यूशन करना है, देयर इज ओनली वन वे यू कैन रिजॉल्व इट, सी दैट वे। ये भी डायरेक्शन देखो जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। सी द डायरेक्शन दैट आई एम शोइंग यू। सी दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं along the plane, it is called along the plane, along the plane। दिख रहा है ये डायरेक्शन, ये क्या along the plane है ना, मतलब प्लेन के साथ, ओके। और now I am drawing another direction like this, see this direction। ये कैसा पता है, इट इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, इंक्लाइन प्लेन जो है उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। तो पहले आप क्या करो, ये दो डायरेक्शंस याद रखो, इन दोनों को डायरेक्शन को समझो। वन इज अलोंग द प्लेन, अदर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एफ है ना, दिस एफ इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इस एफ को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा, आई विल रिजॉल्व दिस इनटू टू कंपोनेंट्स, ठीक है। वन कंपोनेंट विल बी अलोंग द प्लेन and other component will be perpendicular to the plane, see। ये देखिए, ये है वन कंपोनेंट विच इज अलोंग द प्लेन और ये है वन कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। कल मैंने आपको कहा था कि जब आप रिजोल्यूशन करते हो तो सबके सब जो वेक्टर्स हैं वो एक रेक्टेंगल के अंदर आते हैं, ऑल ऑफ देम शुड बी इनसाइड वन रेक्टेंगल। सी यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, ये सब देखो एक रेक्टेंगल के अंदर आ गए, ऑल कंपोनेंट्स आर विद इन द रेक्टेंगल, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों कंपोनेंट्स देखो, दीज आर द टू कंपोनेंट्स, they are perpendicular to each other, these components will be perpendicular to each other, ठीक है। तो एक कंपोनेंट है along the plane और एक कंपोनेंट है perpendicular to the plane। अब सी इट कैन बी प्रूवन यूजिंग सिंपल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को यूज करके मैं आपको बताऊंगा वो भी, यूजिंग सम सिंपल ज्योमेट्री इट कैन बी प्रूवन दैट ये जो एंगल है, इट्स एंगल बिटवीन एफ एंड दिस कंपोनेंट, ये जो एंगल है ये थीटा रहेगी, इट इज सेम दिस थीटा, ये सेम थीटा यहाँ पे भी आती है, same angle theta is what, it's an angle of inclination, same theta angle comes here। so अगर यहाँ पे थीटा है ना, तो कल मैंने आपको बताया था जिस कंपोनेंट के नियर थीटा होती है वो कंपोनेंट कॉस होता है कि साइन होता है, किसी को याद है? जिस कंपोनेंट की नियर थीटा एंगल होती है वो कंपोनेंट क्या होता है, कॉस के साइन? कॉस थीटा। या इट इज कॉस थीटा। सो पता है ये जो कंपोनेंट है ना, दिस कंपोनेंट विल बी एफ कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट है इट इज एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया एफ कॉस और एफ साइन। हमेशा जब भी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, यू नीड टू रिजॉल्व एनी वर्टिकल वेक्टर, जो भी वर्टिकल वेक्टर है उसको दो पार्ट्स में रिजॉल्व करना होता है, वन कंपोनेंट अलोंग द प्लेन एंड अदर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हियर आई कैन से एफ कॉस थीटा इज अ कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन and f sin theta is a component which is along the plane, ठीक है। अब आप इस f को भूल जाओ, नो नीड टू सी f, इसके दोनों कंपोनेंट्स में हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, तो अभी f नहीं है, सी द टू कंपोनेंट्स। इसमें जो ये कंपोनेंट है f sin थीटा, ये f sin थीटा कंपोनेंट फ्रिक्शन के अगेंस्ट है, f sin थीटा कंपोनेंट इज ट्राइंग टू पुल दिस बॉडी डाउनवर्ड्स, f sin थीटा इसको नीचे लाना चाहता है,
एफ साइन थीटा को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन है, ठीक है। अब क्या होता है, एज यू सपोज इन द बिगिनिंग, सपोज दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, इन द बिगिनिंग थीटा बहुत स्मॉल है, जब थीटा स्मॉल होती है ना, सो एफ साइन थीटा विल आल्सो बी स्मॉल। क्यों? जब थीटा स्मॉल होती है, लेट्स से इट इज अ स्मॉल एंगल, तो साइन ऑफ स्मॉल एंगल इज आल्सो स्मॉल, साइन स्मॉल एंगल का काफी स्मॉल ही होता है, इसलिए एफ साइन थीटा इज स्मॉल। बट एज यू इंक्रीज दिस थीटा, जैसे जैसे आप इंक्लाइन प्लेन को ऐसे करेंगे, एज यू इंक्रीज दिस थीटा, as theta increases the value of sin theta also increases। आप ट्रिग्नोमेट्री में देख सकते हो, as the theta increases from 0 degree to 30 degree, 30 degree to 45 degree, as theta increases sin की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो f sin theta will also increase। तो सिंपल ऐसे याद रखो, as theta increases this term f sin theta also increases, ठीक है। as this term increases ना, जैसे से ये टर्म इंक्रीज होता है, ठीक है, सो फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होता है, फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, बट ये टर्म इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये एफ साइन थीटा टर्म बिकम मोर देन फ्रिक्शन, जब एफ साइन थीटा का टर्म जो है इट बिकम मोर देन फ्रिक्शन, तब बॉडी नीचे गिरना शुरू कर देती है। एंड जब तक ये एफ साइन थीटा का जो टर्म है इट इज लेसर देन फ्रिक्शन, तब तक बॉडी नीचे नहीं गिरती है, फ्रिक्शन उसको होल्ड करके रखता है। तो बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन व्हेन एफ साइन थीटा बिकम मोर देन फ्रिक्शन। Okay, and how f sin theta will go on increasing? As theta increases, f sin theta goes on increasing, and when it become more than friction, the body starts falling down। ठीक है, ये मैंने आपको एकदम डिटेल में नहीं बताया, एकदम शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता दिया। You still don't know what is the value of friction, what's the magnitude of friction। मैंने डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बट थोड़ा आइडिया दे दिया आज। तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है बिना रिजोल्यूशन के। We need to resolve into two component। This is along the plane and this is perpendicular to the plane। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता है, डाउट ये आ सकता है कि सर आपने यहाँ पे फ्रिक्शन को क्यों नहीं रिजॉल्व किया, हमें कैसे पता किसको रिजॉल्व करना है, मतलब ग्रेविटी फोर्स को रिजॉल्व किया ओके, बट फ्रिक्शन को क्यों नहीं किया, फ्रिक्शन को रिजॉल्व करके नहीं आएगा क्या आंसर? देखो इंक्लाइन प्लेन पे ना, मैंने जैसे बताया, you have to resolve any vector on the inclined plane in such a way that one component should be along the plane and other component should be perpendicular to the plane। बराबर है? ये जो फ्रिक्शन है ना, ये ऑलरेडी अलोंग द प्लेन है, इट्स ऑलरेडी अलोंग द प्लेन, तो जो ऑलरेडी अलोंग द प्लेन है उसको रिजॉल्व करने की नीड नहीं है। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इट इज वर्टिकली डाउन, this gravity force is not along the plane but friction is already along the plane, so no need to resolve friction, we will resolve gravity force। बात समझ में आई? यहाँ पे अगर कोई चीज डाउट है ना तो पूछो, आई विल एक्सप्लेन। इज देयर एनी डाउट इन दिस? यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। कोई ऐसी चीज जो इसमें नहीं समझ में आई है तो बोलो। डोंट वरी, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसके ऊपर, इट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई गिव दिस, ये आगे के चैप्टर्स में यूज होगा। ठीक है, किसी को अगर कुछ नोट करना है तो कर लो, आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम, नोट इट डाउन इफ यू वांट। अगर आप नोट कर रहे हो तो ये लिख के ले लेना, F इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, F1 इज अ फ्रिक्शन। चलो वेरी गुड। एक स्टूडेंट को एक जेन्युइन डाउट आया है, प्रतीक ने बोला है कि सर ये एंगल थीटा कैसे हो गई, हाउ दिस एंगल इज थीटा। वेरी गुड, एटलीस्ट कोई स्टूडेंट तो ध्यान दे रहा है। ठीक है, से यू हैड, आपको एक नेचुरल डाउट आना चाहिए कि ये थीटा का क्या प्रूफ है, हाउ इट इज थीटा। बिलीव मी स्टूडेंट्स, आपके जो डाउट्स है ना हम लोग क्लियर कर सकते हैं, बट डाउट शुड कम फ्रॉम योर साइड। ठीक है, हाँ, तो प्रतीक पूछ रहा है कि ये थीटा कैसे आया। Those who want to understand this, how this is theta, ध्यान से देखो, एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ऑल एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब देखो अगर ये ट्रायंगल है, इसका तीनों एंगल्स का सम 180 है, 180 में से सपोज ये एक एंगल 90 है, वन एंगल इज 90, तो बाकी दो एंगल्स का सम भी 90 होगा। वन एंगल इज ऑलरेडी 90, सम ऑफ अदर टू एंगल्स विल बी 90। ठीक है, चलो इसमें एक एंगल को चलो मैंने नाम दिया थीटा,
ये एंगल का नाम दिया थीटा। सो जो रिमेनिंग एंगल है ना, इट विल बी 90 माइनस थीटा। इसको समझो, one angle is 90, so sum of other two angles will be also 90। इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा, तो उसमें एक थीटा है, तो बाकी बची हुई एंगल क्या होगी? 90 माइनस थीटा। थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों को ऐड करो, 90 आ जाएगा। ठीक, तो पहले इस चीज को समझो। इन अ ट्रायंगल इफ वन इज थीटा, वन इज 90, तो रिमेनिंग एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, सी ये डायग्राम अगर आप देख सकते हो, इसमें ये एंगल थीटा है, दिस इज 90 डिग्री, सी ये 90 है, ये थीटा है, सो रिमेनिंग दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, बराबर। दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। आप लोग ये सब ड्रॉ मत करना, यू डोंट हैव टू ड्रॉ ऑल दिस सच थिंग्स। ये 90 माइनस थीटा है। नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये जो दोनों ने पेन्स रखी है, इन दोनों पेन्स के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। द एंगल बिटवीन दीज टू पेन्स इज 90 डिग्री। इन 90 डिग्री में अगर ये 90 माइनस थीटा है, सो डेफिनेटली ये थीटा होगा, बिकॉज थीटा और ये 90 माइनस थीटा, देख लो इन दोनों का सम करो, इट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो, अगर दो एंगल्स का सम 90 होता है ना, जब भी दो एंगल्स का सम 90 होता है, उसमें से एक थीटा होती है, तभी दूसरी 90 माइनस थीटा होती है। अगर एक 90 माइनस थीटा है तो दूसरी थीटा होगी। ठीक है, दिस कैन बी प्रूवन दैट इट विल बी थीटा। समझ में आई बात? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये फिर से थीटा। क्लियर? तो प्रतीक कुरूप, आई थिंक ये क्लियर है। सो नाउ एवरीबॉडी क्लियर विद दिस थिंग? हियर वी फिनिश्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन आज खत्म हुआ है इसके साथ। ठीक है, क्लियर? सो राइट नाउ एक थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन से टॉपिक पे हैं, क्या कर रहे हैं। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स वो होते हैं जिनको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। गेटिंग? सो वेक्टर्स वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। तो इसमें हमने पहले पहले देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हाउ टू ऐड द वेक्टर्स, parallelogram law, triangle law. Then we saw resolution of vectors, splitting of a vector. We also saw unit vectors. ठीक है, अब मेनली एक बड़ा टॉपिक बाकी है, वो टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, और बाद में हम एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, विच इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन नहीं सीखा है अभी, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, पुट दिस हेडिंग, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे आप सीखोगे कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स।
Yeah, students, sorry we got disconnected. Sorry for interruption. ठीक है, आवाज आ रहा है स्टूडेंट्स? मेरा आवाज आ Yes, रहा है sir. और स्क्रीन दिख रहा है? Yeah, okay. We can carry on then. See, so we were discussing product of vector. We were discussing the product of vectors, मतलब वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन. अब देखो, अगर मैं टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, पहले मैं वो बता देता हूं. तो एज पर टेक्स्ट बुक इफ यू गो, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज ऑफ टू टाइप्स. प्रोडक्ट दो टाइप की होती है, दो टाइप की प्रोडक्ट होती है. ठीक है, एक प्रोडक्ट होती है जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट. और एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. द अनदर नेम फॉर डॉट प्रोडक्ट, इसका एक और नेम है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट. और ये जो है दूसरी प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, इसका नेम है वेक्टर प्रोडक्ट. अभी आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ये क्या है, व्हाई वी आर राइटिंग दीस टू प्रोडक्ट्स. अभी मैं समझा देता हूँ. सी, पहले तो ऐसे लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक आप देखेंगे तो ऐसा ही सब लिखा होता है कि प्रोडक्ट जो है वो दो टाइप की है. वन इज स्केलर प्रोडक्ट, पहले ये नेम से देख लेते हैं. वन इज स्केलर प्रोडक्ट एंड अदर इज वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट थोड़ा नाम थोड़ा इसका मिसलीडिंग है. स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ स्केलर्स. स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ओनली. ये भी वेक्टर्स की ही प्रोडक्ट है. नाम पे मत जाओ कि स्केलर प्रोडक्ट मतलब आपको लग रहा होगा कि ये स्केलर्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें नहीं. ये भी वेक्टर की ही प्रोडक्ट है और ये भी वेक्टर की प्रोडक्ट है. अब ये नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट? सी, अब मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ. प्रोडक्ट दो टाइप की होती है, वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट है वो दो टाइप की होती है. सपोज वी आर हैविंग वन वेक्टर ए बार, हमारे से पास वेक्टर है ए बार और एक दूसरा वेक्टर है बी बार. दीज आर द टू वेक्टर्स. इनको सपोज हमने मल्टीप्लाई किया, वी मल्टीप्लाइड देम. मल्टीप्लाई करने के बाद अगर स्केलर ऑब्टेंड होता है, द रिजल्ट कम्स एज अ स्केलर. रिजल्ट कम्स एज अ स्केलर, सो इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट. क्या मतलब है इसका? सी, ए बार एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेट्स से ए बार इज अ फोर्स, बी बार इज अ वेलोसिटी. आपको पता है फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज है. तो ए बार एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी बार इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. दोनों को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेंड हो जाती है. अगर दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर ऑब्टेंड हो रहा है, so such product of vectors is known as scalar product. स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है? द मल्टीप्लीकेशन गिव्स द प्रोडक्ट एज अ स्केलर. दोनों की मल्टीप्लाई करके स्केलर मिलता है, उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट. आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. अभी जो स्टार्ट हो रहा है आपको ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगा. व्हेन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स स्केलर, इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? इफ आई एम हैविंग टू वेक्टर्स, सपोज मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक है पी बार और एक है क्यू बार. दो वेक्टर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, व्हेन आई मल्टीप्लाई देम, मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका आंसर आया, जो इनकी प्रोडक्ट आई, अगर वो प्रोडक्ट वेक्टर है, इनकी प्रोडक्ट भी एक अलग से एक वेक्टर है, सो इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, सो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स वेक्टर, इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स स्केलर, इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. अभी भी ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ये क्या है. वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर आ रहा है, यहाँ पे आप बोल रहे हैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर आ रहा है, ऐसे कैसे? तो अभी मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ. Now I am trying to explain you that why here we are getting scalar and here we are getting vector. ऐसा कैसे? देखिए, अगर आप इसको मैथ्स के साथ कंपेयर करेंगे, मैथ्स में प्रोडक्ट दो टाइप की नहीं होती है. इफ यू आर हैविंग 2 into 3, इट विल बी 6. ऐसा तो नहीं है कि 2 into 3 6 भी होता है और 2 into 3 8 भी होता है. दो टाइप की प्रोडक्ट तो नहीं होती है. 2 into 3 का एक ही आंसर होता है 6. यहाँ पे ऐसे दो प्रोडक्ट क्यों है? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, जो मैं रीजन दे रहा हूँ वो किसी बुक में नहीं मिलेगा. इन टेक्स्ट बुक यू विल नेवर गेट दिस रीजन व्हिच आई एम टेलिंग.
I am telling you that why two such products are there. Try to listen now. Actually ये हमने नहीं बनाया products. We are not made these products. ये natural है. Suppose हम लोग ने एक vector ले लिया force. Force is a vector. और एक vector ले लिया displacement. Displacement is also vector. See. हमने देखा कि जब force और displacement को multiply किया जाता है ना, when you multiply force and displacement, it gives you what? Remember, it gives you work. ये हमने ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट किया, नेचर को ऑब्जर्व कर करके हमने फाइंड आउट किया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, सी फोर्स इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर, सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वर्क मिलता है, वर्क डन बाय द बॉडी. लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर. तो ये हमने नहीं बनाया है, ये हमने ऑब्जर्वेशंस करके ये फाइंड किया कि दिस इज अ रिलेशन. तो यहाँ पे आपको देखो खुद ही दिखेगा कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर ऑब्टेंड हो रहा है, वर्क स्केलर. सो ऐसी प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेंड होता है, लाइक वर्क. तो सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए स्केलर प्रोडक्ट. तो ऐसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस प्रोडक्ट को अलग सिंबल देने के लिए हमने डॉट का सिंबल रखा है. यू हैव टू गिव अ डॉट सिंबल, दोनों के बीच में डॉट सिंबल देना है. सिंबल इज डॉट, मल्टीप्लिकेशन की सिंबल क्या है? डॉट है, इसलिए इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट. इट्स आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, अब सपोज हमने यहां तक समझ लिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर आ रहा है. बट अगर मैं कोई और फॉर्मूला बताऊं, सपोज इफ वी टेक, एक वेक्टर होता है जो आपको इतना नहीं पता, बट एक वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. There's a vector known as position vector. मैं एंड में डिस्कस करूंगा इसके बारे में भी. But there is a one vector known as position vector. Let's say r bar एक position vector है, f bar is a force, f bar is a force. ये दोनों vectors हैं, ठीक है. r bar is a position vector, f bar is a force. तो दोनों vectors हैं. ऐसा देखा जाता है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना, जब r और f को मल्टीप्लाई की जाती है, इससे हमें टॉर्क मिलता है, टॉर्क. वी गेट टॉर्क. अब प्रॉब्लम क्या है पता है? टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है एक्चुअली. टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये फॉर्मूला न्यू है आपके लिए, बट यू आर गोइंग टू श्योरली लर्न दिस फॉर्मूला इन द फोर्थ कमिंग चैप्टर्स. तो फॉर्मूला आगे आप देखोगे. यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने ऑब्जर्वेशंस करके बनाई है. टॉर्क के बारे में अगर एक थोड़ा सा बताऊं तो टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग द बॉडीज. किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए टॉर्क की नीड होती है. सो टॉर्क की फॉर्मूला है. अब जब हमने रोटेशन ऑब्जर्व किया, रोटेशन मोशन पढ़ा हमने, रोटेशन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हमें पता चला कि टॉर्क इज गिवन बाय आर इनटू एफ. टॉर्क इज आल्सो वेक्टर, दीस टू आर आल्सो वेक्टर. तो यहाँ पे देखो, दो वेक्टर की प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रहा है. सो आई एम मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स एंड आई एम गेटिंग अ वेक्टर, सो इट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके लिए अलग सिंबल रखा गया है, क्रॉस. यहाँ पे क्रॉस किया है इसे. इट्स अ सिंबल जिसको देख के हम समझ जाते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है. सो वेक्टर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय क्रॉस सिंबल, हेंस इट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट. क्लियर? तो ये हमने दो प्रोडक्ट नहीं बनाई है, ये नेचर का रूल है कि कभी कभी क्या होता है, दो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर वेक्टर्स वो मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन होती है. और किसी और टॉपिक में चले जाओ, फिजिक्स के किसी और सेक्शन में चले जाओ, तो वहां पे दो वेक्टर्स क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर जो क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर होती है. सो दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. सो रिमेंबर दीज टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, ये लास्ट में मैंने जो दोनों दिया है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट. सो आई सजेस्ट बिफोर आई गो फर्दर, आप पहले इतना नोट कर लो, नोट इट डाउन ऑल द थिंग्स व्हिच आई हैव गिवन. नोट करो, ऐसा ऐसा चीजें समझ में आने लगेंगी, डोंट वरी. Note down this fast.
Okay, so I hope completed. See, अभी किसी स्टूडेंट ने रेजोल्यूशन पे कुछ डाउट पूछा है, कुछ तो रेजोल्यूशन पे लिखा है डाउट. यू ओपन योर माइक एंड आस्क प्लीज. रेजोल्यूशन पे क्या डाउट है? सर डाउट नहीं है, मतलब क्वेश्चंस क्वेश्चंस और दे सकते क्या, मतलब और प्रैक्टिस के लिए? न्यूमेरिकल्स? हाँ हाँ. हाँ श्योर श्योर, देता हूँ, मैं ओके. देता हूँ. हाँ. स्टूडेंट्स ये दोनों नोट कर लिया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो सी स्टूडेंट्स, अगर मैं दो वेक्टर्स लेता हूं ए बार एंड बी बार, उनको मल्टीप्लाई करने पे एक स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन होती है. सो इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट. करेक्ट? स्केलर ऑब्टेन होती है तो इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट. अभी डॉट प्रोडक्ट के बारे में आगे बताता हूं मैं. सी लेट्स डिस्कस मोर अबाउट डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, सी ये जो स्केलर ऑब्टेन होता है ना, द स्केलर विच इज ऑब्टेन, स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड्स. स्केलर्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता है. स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड. द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर, वो हमने ऑब्जर्वेशन से पता किया है कि जो ये स्केलर मिलता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट मैग्नीट्यूड इज ए बी कॉस थीटा. लेट्स से ए बार मल्टीप्लाई विद बी बार, it gives scalar. So that magnitude of that scalar is given by ab cos theta. अब मैं इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ. ये a दिख रहा है, सी दिस a. इसके ऊपर देखो मैंने बार नहीं दिया है. बार नहीं दिया है मतलब इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द a. This b is a magnitude of the b, and theta is the angle between a and b. This is a product of two vectors. मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो स्केलर ऑब्टेन होता है, स्केलर का मैग्नीट्यूड इतना होता है ना. स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड ना, स्केलर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वही इतना है. सो हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं दैट ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ए बार डॉट बी बार से जो स्केलर मिलता है वो स्केलर कितना होता है? इट इज ए बी कॉस थीटा. ठीक है, ये प्रैक्टिकली फाउंड फॉर्मूलाज है, मतलब ऑब्जर्वेशन कर करके हमने फाइंड किया कि यस ऐसा ही मिलेगा. डोंट वरी, इसका भी मैं एग्जांपल दूंगा. आई विल प्रूव दिस आल्सो. आई विल गिव यू द प्रॉपर एग्जांपल ऑफ दिस. ठीक है, लेकिन देखो इसका मैं जिनको अभी भी क्लियर नहीं है ये चीज यहाँ पे देख लो. लेट्स से F is a force, F is a force and S is a displacement. This S is a displacement. So when you multiply force and displacement, it gives you work. Work is scalar, है ना? Work scalar है. If somebody asks you that what is the magnitude of this work, work कितना मिलेगा? ठीक है, वर्क डन जो होगा ना, वर्क विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क. वर्क इतना होगा एफ एस कॉस थीटा. तो लिखने के लिए आपको ऐसा लिखना है कि एफ बार डॉट एस बार, लेकिन एक्चुअली मल्टीप्लाई कैसे होगा? वर्क विल बी रियली ऑब्टेन्ड बाय, वर्क कितना होगा? एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस. यहाँ पे देखो एक्चुअली आप देखोगे तो एफ और एस की मल्टीप्लीकेशन हो रही है. here f and s आर मल्टीप्लाइड, साथ में cos थीटा भी आता है. दिस इज अ स्केलर, जो स्केलर मिलेगा वो इतना होगा एफ एस cos थीटा. हेंस मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट f बार डॉट s बार इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा. ठीक है, तो आपने वो जो अगर पीछे आपने लिख दिया वो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में आप आगे ऐसे लिख सकते हो दैट a बार डॉट b बार इट इज इक्वल टू ए बी cos थीटा. डोंट वरी, मैं इसका भी प्रूफ दूंगा कि ये सर कैसे आया ए बी cos थीटा, बट एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन से फाइंड हुआ है. इट हैज बीन फाउंड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस. सो कितना होता है वो स्केलर? स्केलर इज ए बी cos थीटा. ओके, सो याद रखो a डॉट b गिव्स यू ए बी cos थीटा. ठीक है, क्लियर? डोंट वरी, आज मैं इसका ये प्रूफ नहीं दे रहा हूँ. कल हम लोग फर्स्ट पॉइंट हमारा यही रहेगा. आई विल एक्सप्लेन यू दैट हाउ दिस ए बी cos थीटा कम्स. ऐसा क्यों है, ये ए बी cos थीटा क्यों आया यहाँ पे, ए बी साइन क्यों नहीं आया? आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ. क्रॉस प्रोडक्ट के नीचे आप ये चीज लिख सकते हो. सी इफ यू आर हैविंग अ वेक्टर ए बार
एंड अनदर वेक्टर b बार, और हमने देखा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक वेक्टर ऑब्टेंड होता है c bar. C bar is a vector obtained on multiplying these two. So this product is called as vector product or cross product. ठीक है, तो इसमें जो ये दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या ऑब्टेंड हुआ, वेक्टर ऑब्टेंड हुआ, दैट वेक्टर इज c bar. So क्योंकि c bar वेक्टर है, c bar is a vector, तो c bar will have a magnitude, also it will have a direction ना. c bar के पास दो चीजें होंगी, it will have a magnitude and it will also have a direction, right? सबसे पहले मैं सी बार का मैग्नीट्यूड बता देता हूँ. इट इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, मतलब हमने ऑब्जर्वेशन से ये फाइंड किया है कि जो सी बार है ना, इट्स अ वेक्टर. इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी ए बी साइन थीटा. इट्स मैग्नीट्यूड विल बी ए बी साइन थीटा. सी डॉट प्रोडक्ट में मैंने ए बी कॉस थीटा बताया था, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी साइन थीटा. सो ए बी साइन थीटा दिख रहा है ये, इसमें थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स. This A which I have written over here, this A is a magnitude of A, this B is a magnitude of the B. C का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको सिंपली ए बी मल्टीप्लाई करने पे नहीं मिलेगा, ए बी साइन थीटा से मिलेगा. इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर. ठीक है, और C का डायरेक्शन भी होगा ना, C वेक्टर विल हैव अ डायरेक्शन आल्सो. C का डायरेक्शन कैसे मिलता है, C का डायरेक्शन होता है, इट कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल. Direction of the C can be found by right hand thumb rule. Right hand thumb rule से C का डायरेक्शन मिलता है. Now right hand thumb rule is not new, आपने शायद सुना है पहले right hand thumb rule. ठीक है, यहाँ पे right hand thumb rule कैसे अप्लाई करना है I will explain. But using right hand thumb rule we'll find direction of C bar. ठीक है, right hand thumb rule कैसे लगता है वो ध्यान से देखो. C, imagine ये A वेक्टर है, C, it's a A वेक्टर. Look at this. ये सपोज B वेक्टर है. अब डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा होगा कि A और B डाउनवर्ड जा रहे हैं. The A and B are downward vectors. डाउनवर्ड नहीं है, एक्चुअली वो सामने है. A is just outside the page this way. A ऐसे है, it's coming out of the page. B भी बाहर आ रहा है पेज के. A और B हॉरिजॉन्टल है, they are 3-dimensional. सपोज ये A और B है, तो C which is a product of A and B, A और B को मल्टीप्लाई करने पे हमें C मिल रहा है. सपोज C का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था ए बी साइन थीटा. व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी ना, तो थीटा एंगल मैं यहाँ पे भी आपको शो कर रहा हूँ. सी ये होगी थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी. बट नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर. डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो. ये जो आपने प्रोडक्ट लिखी है, इस प्रोडक्ट में हमने ए को पहले लिखा है ना, कौन सा वेक्टर पहले लिखा है वो ध्यान में देखो. आपने ए लिखा है पहले, सो क्या करो, यूज योर राइट हैंड. यू हैव टू यूज योर राइट हैंड. दिस इज माय राइट हैंड. द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड यू कीप ऑन ए. कीप योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए. ये देखो, सो माय फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ ए. देन ए के बाद क्या है, बी. ए के बाद बी है ना, so rotate your fingers from A to B. अपनी फिंगर्स को A से B रोटेट करो. देखो B यहाँ पे है, फिंगर्स ऐसे रोटेट होंगी. We will rotate our fingers from A to B like this. फिंगर्स ऐसे रोटेट करनी है कि ये हाथ बंद होना चाहिए, हाथ ओपन नहीं होना चाहिए. The fingers should curl inwards. Fingers should not curve outwards. हाथ बंद होना चाहिए. Turn your fingers from A to B. ये देखो ऐसे, ठीक है. When you turn your fingers from A to B like this, the thumb है ना, thumb of your right hand, thumb will give you direction of C bar. Thumb will give you direction of C bar. ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, see this A and B. See, my fingers are turning from A vector to B vector. ठीक है, A से B जाना है क्योंकि आपने प्रोडक्ट में A को पहले लिखा है. A से B जाओ, thumb ऊपर जा रहा है ना, अपवर्ड जा रहा है thumb. Thumb is going upward. मतलब ये डायरेक्शन में thumb जा रहा है. In this direction thumb is going. This is direction of C. समझा? It's a way right hand rule has been used.
ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल ऑल्सो, बट टुडे आई एम जस्ट गिविंग यू इंट्रोडक्शन आइडिया, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ मैं पहले. अपवर्ड, दिस इज सी बार. अब देखो, जब आप ये राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो ना, एक चीज ऑब्जर्व करो, आपका जो थंब है ना, दिस थंब इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन योर फिंगर्स. एंगल बिटवीन दिस थंब एंड द फिंगर्स इज ऑलवेज 90 डिग्री. देख लो, ठीक है. तो क्योंकि थंब हमेशा फिंगर्स पे परपेंडिकुलर होता है, तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि सी बार इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी. C is always perpendicular on A and B. I can say C is perpendicular on A. Also C will be perpendicular on B. ठीक है, ये सब आप क्रॉस प्रोडक्ट के नीचे लिख सकते हो. Getting? सी थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, कल और इससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है. हम लोग और थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं, डोंट वरी, आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन. ओके, टुडे आई एम जस्ट गिविंग इंट्रोडक्शन. सो एक क्विक रिवीजन. जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन होती है. जैसे फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट, इट गिव्स मी वर्क. वर्क इज स्केलर. तो वो जो स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी इज ए बी कॉस थीटा. तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज ए बी कॉस थीटा. Scalars do not have direction, they only have magnitude. That magnitude is AB cos theta. So यहाँ पे हम लोग सीधा AB cos theta लिख सकते हैं. That's it. Okay. But when you multiply two vectors, and उससे vector obtained होता है. जैसे when you multiply a position vector with a force, it gives you torque. Such product is known as cross product. C का जो magnitude है, it is AB sin theta. C का जो डायरेक्शन है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, ये ऐसा मत सोचना कि ये हमने अपने अपने रूल्स बना दिए हैं. ये रूल हमने नहीं बनाया कि राइट हैंड थंब रूल है. इट्स अ रूल ऑफ नेचर. वी हैव जस्ट डिस्कवर्ड दिस रूल. हमने फाइंड किया है, हमने नहीं बनाया ये रूल्स. ये हमने ऑब्जर्वेशन कर करके फाइंड आउट किया है. ठीक है, कल इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा मैं मोर. अभी तक जो बताया है उसमें अगर कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन टेल मी. इज देयर एनी डाउट अप टिल नाउ? कोई डाउट है अभी तक? Is there any doubt till now? Nothing? ठीक है स्टूडेंट, अभी तक कोई डाउट नहीं है. इट्स ओके. अब देखिए, एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स दो न्यूमेरिकल्स ट्राई करने के लिए. कल मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा. आई विल गिव यू फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली सम गुड न्यूमेरिकल्स. आई विल गिव यू, डोंट वरी, टुमारो. तब तक आप क्या करो, ये चैप्टर जितना भी है कल रिवाइज करके आओ प्लीज. स्पेशली रिवाइज टू टॉपिक्स, रेजोल्यूशन एंड प्रोडक्ट. ठीक है, कल मैं आप में से किसी को भी क्वेश्चंस पूछ सकता हूं ऑन रेजोल्यूशन एंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स. ठीक है, टुमारो आई विल डू मोर न्यूमेरिकल्स, लेस थियरी. बी प्रिपेयर्ड विद द फॉर्मूलास. एमबीसी सर. हाँ सर जी, थैंक यू वेरी मच. जी जी.